बात करेंगे बड़ी खबर की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या के बाद इस वक्त पूरे देश में नाराजगी है, गुस्सा है। आरोप ये लग रहे हैं कि नस्लीय भेदभाव को लेकर यहां पर छात्र की हत्या कर दी गई। दरअसल ये जो पूरी घटना है, इसको लेकर देहरादून की पुलिस इस वक्त सवालों के घेरे में है। आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस ने जांच में लापरवाही की है, हीला हवाली की है। और इस बीच देहरादून की पुलिस अपनी किरकिरी से बचने के लिए अब डैमेज कंट्रोल में भी जुट गई है। पुलिस नस्लीय भेदभाव के आरोपों को ही खारिज करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि एंजल की हत्या के बाद ये डैमेज कंट्रोल पुलिस के द्वारा अब किया जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस ने नस्लीय घटना से इनकार किया है, क्योंकि परिवार की तरफ से और कुछ लोगों की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा था कि ये नस्लीय घटना है और इस वजह से इस पूरी घटना को, हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन पुलिस इसको खारिज कर रही है। अभी तक कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जांच में जिससे इसको नस्लीय घटना कहा जा सके, ये पुलिस ने कहा है। देखिए, जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है चूंकि ओपन है और इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या जो अक्यूज से जो इंट्रोगेशन की गई थी और जो अन्य लोगों से जानकारी गई, तो प्रथम दृष्टया इसमें ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई थी कि इसमें कोई नस्ली टिप्पणी लेकर कोई ऐसी घटना हुई है। बट सडन मोमेंट पे जो वहां पर क्लैश हुआ और जो वार्ता हुई, वहां पर जो इस तरह से जो कंफ्यूजन हुआ, उसके कारण जो है ये घटना पूरी कारित हुई है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन अभी ओपन है। इसमें जो भी साक्ष्य जिसके द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे, या परिजन है या अन्य लोग हैं, उसके हिसाब से इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी भी आगे चल रही है। साथ ही साथ इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इससे नस्लीय टिप्पणी हो या कोई धर्म, जाति, लिंग या प्लेस ऑफ बर्थ या किसी के रेजिडेंस के आधार पर कोई भी अगर घटना ऐसी कारित करता है, सभी की भर्त्सना भी की जा रही है। और साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की वारदातें ना हो। इनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अध्ययनरत हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से हो, चाहे वो अन्य प्रांतों से हो, उनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को भी स्टार्ट किया गया है। तो ये बयान आपने सुना, देहरादून के एसएसपी को आपने सुना कैसे वो नस्लीय भेदभाव की बात को खारिज कर रही हैं। लेकिन अब आप एंजल के भाई को भी सुनिए और समझिए कि आखिर उस दिन क्या क्या हुआ था। हम लोग को मेरे को थोड़ा कोप कर रहा था, ये चिंकी उनके मेरे को थोड़ा सा रेजिस्टेंस कर रहा था, तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके उधर पे। हम अपना उस समय फोन में बात कर रहा था, मैं अपना बस उनमें अपना कन्फेस किया कि भैया क्या हुआ, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था, क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोगों ने। तो फिर भैया आया मेरे को बचाने के लिए आया, फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, लगा उससे, फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया। तो यहाँ पर कुछ टिप्पणियां की जा रही थी, उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। एंजल चकमा के भाई ने ये बयान दिया है, लेकिन पुलिस इसको खारिज करती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दानिश खान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, इस घटना के सामने आने के बाद इस वक्त पूरे देश में गुस्सा है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, न्याय की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है, पुलिस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। इस बीच पुलिस की तरफ से नस्लीय घटना इसको कहने से इनकार किया गया, खारिज किया गया, क्या जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं, पुलिस ने जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की है उसमें उनका कहना है कि अभी तक इस प्रकार की कोई बात सामने नहीं आई है कि कोई नस्लीय टिप्पणी की गई या कोई इस प्रकार से टीका टिप्पणी की गई। लेकिन इसको अभी से कह देना पुलिस का एक जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरह से खुद एंजल का भाई इस बात को कह रहा है, जो पीड़ित है कि हमारे साथ इस प्रकार की घटना हुई है, इस प्रकार से लोगों ने हमें नस्लीय टिप्पणी की, जिसके बाद गुस्सा भड़का और ये घटना घटी है। तो एक तरह से पुलिस की अभी जल्दबाजी होगी, पुलिस को भी और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। साथ ही जो एक आरोपी फरार है उससे गिरफ्तार होने के बाद चीजें सामने आएंगी। तो जिस तरह से अभी कहा जा रहा है कि नस्लीय टिप्पणी नहीं की गई, ये एक तरह से जल्दबाजी है। और अभी पुलिस को, लेकिन दानिश, सवाल ये है कि पुलिस कौन से सबूतों का इंतजार कर रही है? काफी दिन इस घटना को हो गए हैं और उसके बावजूद भी मुख्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। दूसरी बात यह कि जो चश्मदीद है और जो खुद एंजल का भाई है, वो ये बयान दे रहा है कि नस्लीय टिप्पणी की गई। ये तो अहम सबूत है ना पुलिस के लिए। बिल्कुल, देखिए, पुलिस के लिए अहम सबूत है, लेकिन पुलिस का एक और भी पहलू है। पुलिस वहां पर जाकर के लोगों से भी बातचीत की पुलिस ने, जो जहाँ पे घटना घटी के इस प्रकार की कोई बात हुई थी क्या। लेकिन पुलिस ने जिस तरह से लोगों से बातचीत की, वो क्या बात हुई है तो खैर पुलिस ही जाने, क्योंकि पुलिस ने किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो एंजल का भाई जो उस वक्त घटना पर मौजूद था, क्योंकि उसके साथ भी मारपीट हुई है, उसके साथ भी इस तरह की टिप्पणियां की गई, उसका कहना है। तो वो सबसे मेन बात है कि उसको लेकर के, क्योंकि जो एफआईआर है उस एफआईआर में भी नस्लीय टिप्पणी का जिक्र किया गया है।
तो इस तरह से पुलिस ने अगर इस तरह इस पूरी घटना को नकार रही है या फिर इनकार कर रही है, तो अभी एक बहुत बड़ी जल्दबाजी है। और ये आगे आने वाले समय में जब इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी तो जरूर इस घटना का जिक्र होगा। दानिश, सवाल यही है कि इसको हम इनिशियल इन्वेस्टिगेशन अब नहीं कह सकते, क्योंकि काफी दिन इस घटना को हो गए। 5 आरोपी गिरफ्त में, एक मुख्य आरोपी जो है वो नेपाल भाग सकता है, ऐसी आशंका यहां पर जताई जा रही है। इन सबके बीच ऐसा लग रहा है कि पुलिस अब गंभीरता दिखा रही है। तब से क्या पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई थी, कोई सबूत जुटाने की कोशिश नहीं की गई, और अब जब पूरा मामला बढ़ता जा रहा है, लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, तब ये डैमेज कंट्रोल की सफाई सामने आती है? दानिश, देखिए, मैं आपको बता दूं, 17 दिन तक एंजल हॉस्पिटल में था, तब तक पुलिस उस पूरी घटना को मारपीट से जोड़कर देख रही थी। लेकिन उसकी मौत के बाद जिस तरह से आक्रोश बढ़ गया, लोगों ने कैंडल मार्च निकाले, लगातार इसको लेकर के प्रदर्शन किया, तो उसके बाद पुलिस पर ज्यादा दबाव बढ़ा है। फिलहाल जो मुख्य आरोपी है, बताया जाता है कि नेपाल का ही निवासी है और नेपाल भाग सकता है। इसको लेकर के भी पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया है। जो इन टीमों के बारे में मैं विस्तार से आपसे आगे जानकारी लूंगी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। दानिश, इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो दर्शकों को हम बता दें। उत्तराखंड पुलिस के बयान और FIR में विरोधाभास अब नजर आ रहा है। देखिए, परिवार की शिकायत में जाति सूचक शब्द के इस्तेमाल का जिक्र किया गया है, और जो पुलिस बयान दे रही है, पुलिस की तरफ से बयान दिया गया कि नस्लीय टिप्पणी की गई हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस बारे में कोई सबूत नहीं मिले हैं, और प्रथम दृष्टया जो तमाम इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है इनिशियल तौर पर, उसमें ऐसे कोई भी सबूत सामने नहीं आए कि ये नस्लीय टिप्पणी के बाद की गई वारदात है। पुलिस अभी भी इस मामले से कहीं ना कहीं इसको खारिज करती हुई नजर आ रही है, नस्लीय घटना को लेकर अभी भी खारिज करिए। वो FIR की कॉपी भी आप देख रहे हैं, जिसमें परिवार वालों ने भी ये कहा है, उनके साथ जो भाई एंजल के मौजूद थे, उन्होंने भी ये कहा है कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, नस्लीय टिप्पणी की गई है, और उसके बाद ये जो विवाद है वो बढ़ गया और वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन यहाँ पर दोनों ही चीजों में वो जो विरोधाभास है वो नजर आ रहा है। देखिए, जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है चूंकि ओपन है, और इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या जो एक्यूज से जो इंट्रोगेशन की गई थी और जो अन्य लोगों से जानकारी गई, तो प्रथम दृष्टया इसमें ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई थी कि इसमें कोई नस्ली टिप्पणी लेकर कोई ऐसी घटना हुई है। बट सडन मोमेंट पे जो वहां पर क्लैश हुआ और जो वार्ता हुई, वहां पर जो इस तरह से जो कंफ्यूजन हुआ, उसके कारण जो है ये घटना पूरी कारित हुई है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन अभी ओपन है। इसमें जो भी साक्ष्य जिसके द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे, या परिजन है या अन्य लोग हैं, उसके हिसाब से इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी भी आगे चल रही है। साथ ही साथ इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इससे नस्लीय टिप्पणी हो या कोई धर्म, जाति, लिंग या प्लेस ऑफ बर्थ या किसी के रेजिडेंस के आधार पर कोई भी अगर घटना ऐसी कारित करता है, सभी की भर्त्सना भी की जा रही है, और साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की वारदातें ना हो। इनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अध्ययनरत हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से हो, चाहे वो अन्य प्रांतों से हो, उनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को भी स्टार्ट किया गया है। हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेजिस्टेंस कर रहा था, तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके उधर पे। हम अपना उस समय फोन में बात कर रहा था, मैं अपना बस मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या हुआ, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था, क्या था मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोगों ने। तो फिर भैया आया, मेरे को बचाने के लिए आया, फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा लगा उससे, फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया। तो देखिए, इस बीच कई सवाल अब पुलिस पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि FIR में जो लिखा गया है उससे कहीं ना कहीं पुलिस का बयान मैच नहीं कर रहा है। पुलिस ने कहा है कि कोई नस्लीय टिप्पणी नहीं की गई है, तो वहीं जो परिवार के लोग हैं, जो एंजल के भाई माइकल, उन्होंने कहा कि नस्लीय टिप्पणी की गई और कुछ ऐसी बातें कही गई जिसके बाद विवाद होता चला गया। ऐसे में पुलिस, जो देहरादून की पुलिस है, वो क्या अब किरकिरी के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है, इसी वजह से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। सवाल ये भी कि सुरक्षा पर कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है, पर्दा डालने की आखिर कोशिश पुलिस की तरफ से क्यों की जा रही है। पुलिस पर ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। परिवार ने हीला हवाली के आरोप लगाए। परिवार ने आरोप लगाया है कि इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। किरकिरी जो हुई उसके बाद जब दबाव बना, लोगों का गुस्सा भड़का, लोग कैंडल मार्च करने के लिए सड़कों पर उतरे। दबाव बढ़ने के बाद क्या पुलिस डैमेज कंट्रोल की स्थिति में आकर ऐसे बयान दे रही है? सबसे बड़ा सवाल है। दानिश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दानिश, FIR की कॉपी में अलग बातें लिखी गई है, पुलिस का बयान अलग आ रहा है। यही मेरा सवाल आपसे था कि किस बात का इंतजार पुलिस कर रही थी? 9 दिसंबर को घटना हो जाती है और अब तक सिर्फ जो इन्वेस्टिगेशन है उसका इनिशियल स्टेज ही चलता रहता है।
बिल्कुल, देखिए पुलिस 17 दिन तक जो एंजल है वो हॉस्पिटल में एडमिट था, लगभग पूरा 17 दिन उसका इलाज चला। तब तक पुलिस इसे केवल मारपीट का मामला समझकर ही हल्के में ले रही थी, लेकिन अचानक जब उसकी मौत हो जाती है और ये बात सामने आती है कि उनके साथ मारपीट के समय नस्लीय टिप्पणी की गई थी और इस प्रकार की एक FIR जब दिखवाई जाती है, उसके बाद पुलिस में हड़कंप मचता है और जब प्रेशर बनता है पुलिस के ऊपर चारों तरफ से, तब जाकर के पुलिस को इसमें सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत होती है कि सख्ती से कार्रवाई करें, जो आरोपियों ने गिरफ्तार करें। फिर भी 17 दिनों के अंदर जो मुख्य आरोपी है जिसने एंजल को मारा, जिसकी वजह से एंजल की जान गई, वो अभी भी यहाँ से फरार है। फिलहाल उस पर इनाम घोषित कर दिया गया है, पुलिस का कहना है, और नेपाल का निवासी बताया जाता है। नेपाल भागने की पूरी संभावना है उसकी, और नेपाल के लिए भी 3 टीमों का गठन किया गया है। लेकिन वो बात हो रही है कि क्या नेपाल से इस आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करके लेके आ पाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा मामला बन जाता है। 2 देशों के बीच का मामला है, 2 देशों के बीच में जब तक संधि नहीं होगी कैसे वो आरोपी यहाँ तक आ पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर खड़ा हो रहा है। ठीक दानिश, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे मामले को लेकर जो भी अपडेट होगा वो हम लेते रहेंगे। तो फिलहाल देखिए पुलिस की तरफ से बयान जारी किया गया है, तो वहीं एंजल के भाई ने भी बयान जारी किया है। दोनों बयानों में विरोधाभास है। हालांकि उम्मीद यही है कि एंजल चकमा को न्याय मिले, इसी बात को लेकर लोग सड़कों पर भी उतर रहे हैं। इस बड़ी खबर पर जो भी अपडेट होगा आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां के अल्मोड़ा में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। पुलिस के मुताबिक बस के खाई में गिरने की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा भिकियासैंड क्षेत्र के शिलापनी में हुआ है। बस में लगभग 12 यात्री सवार थे। कुछ तस्वीरें भी आपके सामने हैं। घटना की यह सूचना मिलते ही प्रशासन और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचता है। SDRF की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया गया। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। कैसे बस खाई में गिरी उसकी तस्वीरें आपके सामने। ये बस पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। घायलों का इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। और आइए अब बात करेंगे झांसी की, जहां पर ट्रक और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना ज्यादा जबरदस्त था, भयानक था कि ट्रक का ड्राइवर केबिन के अंदर ही फंसा रह गया। दरअसल टहरौली थाना क्षेत्र में देर रात ट्रक और ट्रैक्टर की आमने सामने जोरदार टक्कर होती है और टक्कर के बाद तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे बनी दुकान से जा टकराया, जिससे ट्रक ड्राइवर केबिन में ही फंसा रह गया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस और ग्रामीणों की मदद से कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला गया। गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया है। और आइए बात करेंगे मुंबई की, जहां के भांडुप में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहां पर एक बेकाबू बस ने जमकर कहर बरपाया, कई सारे लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की जानकारी है, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसका एक CCTV वीडियो आया है सामने। इन तस्वीरों को देखिए, साफ दिख रहा है इसमें एक व्यक्ति को बस पहिए के नीचे कुचल देती है, जबकि वहां पर मौजूद दूसरे जो लोग हैं वो जान बचाकर यहां वहां भागने लगते हैं, परेशान नजर आते हैं। पूरा वाकया एक दुकान में लगे हुए CCTV कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। यहां पर कई सारे लोग बेफिक्र होकर खड़े थे, लेकिन तभी यहां बेस्ट की एक बेकाबू बस आती है और दुकान के सामने खड़े लोगों को कुचल डालती है और कुछ लोग इस दौरान बस की चपेट में आ गए, कई मौके से भागने लगे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें आपके सामने, सभी अपने आप को बचाने के लिए दुकान के अंदर की तरफ घुसते हुए नजर आते हैं। हादसे के बाद पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेस्ट के बस ड्राइवर ने किस तरह से तांडव मचाया, जिसकी वजह से मौके पर मातम पसर गया। 3 तस्वीरें आपके सामने। आरोपी बस ड्राइवर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार ड्राइवर का नाम संतोष बताया जा रहा है। जांच में यह भी पता चला है कि संतोष ने किसी तरह का नशा नहीं कर रखा था। ड्राइवर ने भी हादसे पर सफाई दी, बताया कि बस का जो हैंड ब्रेक है उसका कंट्रोल उससे छूट गया था और उसी वक्त उससे एक्सीलेटर दब गया, जिसकी वजह से बस बेकाबू हो गई, अनियंत्रित हो गई। तो ये CCTV अब सामने आ गया है और इस पूरे घटना के पीछे की जो वजह है वो भी निकलकर साफ आ गई है। मृत्युंजय सिंह ने पूरे स्थिति का जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं उनकी रिपोर्ट। मुंबई के भांडुप रेलवे स्टेशन के बाहर जिस बेस्ट बस की वजह से कहर बरपा 4 लोगों की मौत हुई, 10 लोग घायल हुए, उस बस की तस्वीर आपको दिखाते हैं और कैसे ये वाकया हुआ उसे समझाने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये वही बस है
606 नंबर की बस जो कि भांडुप रेलवे स्टेशन से नरदास नगर तक चलती थी। 606 नंबर रूट वाली ये बस है MH01 CV6515 और यही AC इलेक्ट्रिक बस है। और इलेक्ट्रा कंपनी की ये जो बस है ये रूट नंबर 606 पर चला करती थी, जो कि भांडुप रेलवे स्टेशन से यात्रियों को लेकर नरदास नगर तक जाती थी। और देखिए बस का जो आगे का हिस्सा है वही यात्रियों से टकराया। इसी बस ने टक्कर दी। सड़क के किनारे जो यात्री खड़े थे, कतार में खड़े रहकर बस इसी बस का इंतज़ार कर रहे थे, वो इस बस की चपेट में आए। और देखिए जो टक्कर थी कितनी ज़ोरदार थी कि इतनी मजबूत हिस्सा, इस बस का इतना मजबूत हिस्सा आगे का वो क्षतिग्रस्त हो गया है। आप देखिए किस प्रकार से क्षति पहुंची है इस बस को और आगे का हिस्सा पूरी तरह से टूट गया। इसके तमाम जो तार हैं, वायर, वो बाहर निकल आए। MH01 CV6515 नंबर रजिस्ट्रेशन वाली ये बस है जो कि इलेक्ट्रा कंपनी की AC बस है। और इसी बस को संतोष नाम के ड्राइवर, जो कि 52 साल उनकी उम्र है, संतोष नाम के चालक चला रहे थे। और जब ये घटना हुई लगभग 9:45 बजे के आसपास, उसके बाद लोगों ने देखा कि इस बस की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई है। लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला। इस पर पत्थरबाजी हुई, पत्थर से शीशा तोड़ने की भी कोशिश की गई, यानी अपना गुस्सा और आक्रोश जाहिर करने की कोशिश की गई। 52 साल के संतोष ने तुरंत बस छोड़ दिया। फिर बाद में मुंबई पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेकर उसे भांडुप पुलिस स्टेशन में लेके आई। लेकिन आप देखें तो ऐसा नहीं है कि बस बहुत अच्छी कंडीशन में है। जगह जगह स्क्रैच लगे हुए हैं जो बताते हैं कि बस बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं चल रही थी। देखिए तमाम स्क्रैच मार्क ये आज के ताज़ा नहीं है, कुछ पुराने नुकसान भी दिख रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार से बस का जो एक टायर का हिस्सा है, ये इस हिस्से पर भी ये हिस्सा भी क्षतिग्रस्त है। ये पहले के एक्सीडेंट के केसेस दिख रहे हैं और बस बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। और देखिए बस के पीछे ये जो हिस्सा है यहाँ भी नुकसान पहुँचा हुआ है। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि किस प्रकार से बस ने अपना कंट्रोल खोया और हादसे का शिकार हुई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई और 10 लोग घायल हो गए। इसके बाद मुंबई के भांडुप पुलिस ने ये मामला दर्ज कर लिया है। भांडुप पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। संतोष रमेश सावंत 52 साल जिनकी उम्र है, उन्हें आज सुबह 4:50 पर गिरफ्तार दिखाया गया है। संतोष को BNS की धारा 105, 110, 125A, 125B और मोटर व्हीकल एक्ट 184 के तहत गिरफ्तार किया गया है। और इस मामले की जाँच केतकी जगताप नाम की महिला पुलिस अधिकारी कर रही हैं। आपको बता दें कि अब तक संतोष ने पूछताछ में ये बताया है कि एक्सीलेटर दब जाने और जो हैंड ब्रेक है उस पर से कंट्रोल छूट जाने की वजह से यह हादसा हुआ होगा, ऐसा ड्राइवर का अनुमान है। जांच में ये बात निकलकर सामने आई है कि ड्राइवर ने किसी भी प्रकार का नशा नहीं किया था, यानी कोई ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला नहीं था। बस पर से कंट्रोल छूट जाने की वजह से यह हादसा हुआ, ऐसे प्राथमिक बयान ड्राइवर ने दिया है। जिसे तो इस पूरे मामले को लेकर, इस हादसे पर आखिर पुलिस ने क्या कुछ बताया है, आपको सुनवाते हैं। करीब 13 पेडिस्ट्रियन इसमें इंजर्ड हुए थे। सभी पेडिस्ट्रियंस को हमने हॉस्पिटल में रवाना किया। उसमें से 4 जो पेडिस्ट्रियन है उनकी डेथ हुई है, जिसमें 3 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। जो बस है वो बस का ड्राइवर पुलिस की हिरासत में है। खबरों का सिलसिला ABP न्यूज पर आगे भी रहेगा जारी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। नए साल का जश्न मनाने के लिए जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद गुलमर्ग में स्वर्ग जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पर्यटकों के चेहरे खिले नजर आ रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक गुलमर्ग पहुंच रहे हैं, जहां पर वो कई सारे खेलों में भी हिस्सा ले रहे हैं। भारी भीड़ की वजह से गुलमर्ग में मौजूद होटल्स और रिजॉर्ट्स फुल हो चुके हैं, जबकि बाजार में भी रौनक देखने को मिल रही है। पर्यटक यहां पर बर्फबारी के साथ साथ खूबसूरत नजारों का भी मजा ले रहे हैं। हाल ही में गिरी बर्फ की वजह से पूरा गुलमर्ग सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है और पर्यटक यहां पर काफी खुश नजर आ रहे हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां के संभल में जामा मस्जिद के पास मौजूद कब्रिस्तान की जांच के लिए राजस्व विभाग की टीम पहुंच चुकी है, जो कुछ ही देर में कब्रिस्तान की पैमाइश का काम शुरू करने वाली है। दरअसल इस बात का शक जताया जा रहा है कि कब्रिस्तान की आड़ में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है।
तो ऐसे में कब्रिस्तान की नाप ली जाएगी और अगर आरोप ये सही पाए जाते हैं तो कब्रिस्तान के उस हिस्से पर भी बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। संभल में राजस्व विभाग की पैमाइश वाली कार्रवाई के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती है, तो वहीं काम में किसी तरह की बाधा ना पड़े इसके लिए ड्रोन से संवेदनशील इलाकों पर नजर भी रखी जा रही है। दरअसल 8 बीघा जमीन पर जामा मस्जिद के पास यह कब्रिस्तान बना हुआ है और इसकी जांच के लिए राजस्व विभाग की टीम के साथ साथ भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। 3 तस्वीरें आपके सामने। कब्रिस्तान के नापतोल की तैयारियां हो रही हैं, पूरी जमीन को नापा जा रहा है और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर कितने हिस्से पर यह अवैध निर्माण किया गया है और अगर ये देखा जाता है कि कितनी जमीन यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा की गई है, उसको यहाँ से कब्जा मुक्त भी कराया जाएगा, बुलडोजर एक्शन होगा। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है और इसी वजह से इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। जो संवेदनशील यहाँ का इलाका है उस पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है ताकि इस काम में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना पड़े। कार्रवाई के लिए इस वक्त भारी पुलिस बल की तैनाती है। संभल से ये 3 तस्वीरें आपके सामने। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा की, जहां पर बांके बिहारी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बैकुंठ एकादशी की वजह से हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए बांके बिहारी मंदिर पहुंच रहे हैं। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग बांके बिहारी मंदिर पहुंच रहे हैं। इसकी वजह से मंदिर परिसर में पैर रखने तक की जगह नहीं बची है। बांके बिहारी मंदिर परिसर में श्रद्धालु का जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है। तस्वीरों से आप समझ सकते हैं बांके बिहारी की एक झलक पाने के लिए बेताब दिख रहे हैं लोग। बैकुंठ एकादशी और नए साल के मौके पर भगवान बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु मथुरा पहुंच रहे हैं, जिसे देखते हुए पुलिस और प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। क्योंकि एकादशी का दिन है, नए साल का आगमन है, तो ऐसे में और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है बैकुंठ में जाकर यहाँ पर बांके बिहारी का दर्शन करना। और ये तस्वीरें आपको हम बांके बिहारी मंदिर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर बैकुंठ एकादशी के दिन बांके बिहारी के हर कोई दर्शन करना चाहता है। बात कर लेते हैं हम आंध्र प्रदेश की, जहां के गुंटूर जिले में भी मौजूद श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बैकुंठ एकादशी के मौके पर सुबह 3 बजे से ही मंदिर में भगवान के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे में सुबह से ही मंदिरों के बाहर भक्तों का तांता लगा हुआ है। लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर, सुबह से ही भक्त इन लाइनों में लगे हुए हैं। फिलहाल छुट्टियां चल रही हैं और नए साल के जश्न की तैयारियां भी चल रही हैं। ऐसे में भक्त नए साल में श्री लक्ष्मी नरसिंह के दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे और हजारों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं की वजह से सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम नजर आ रहे हैं। और देखिए कुछ ऐसी ही तस्वीरें खाटू श्याम मंदिर से भी सामने आई हैं। राजस्थान के सीकर में मौजूद खाटू श्याम जी के मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता नजर आ रहा है। नए साल के मौके पर खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि इन्हीं हालातों को देखते हुए वीआईपी दर्शन को 5 जनवरी तक बंद कर दिया गया है, क्योंकि उम्मीद है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे और दर्शन करेंगे। एक हफ्ते में खाटू श्याम मंदिर में दर्शन के लिए 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। मंदिर के आसपास लोगों की सुरक्षा के लिए करीब 3000 पुलिसकर्मियों, होमगार्ड्स और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती भी की गई है। और छुट्टियों से यहाँ पर लोग अपने आप को दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। छुट्टियों में, ये छुट्टियों का क्योंकि सीजन चल रहा है, भारी भीड़ को देखते हुए दर्शन के लिए 14 लाइन्स बनाई गई हैं। साथ ही मंदिर पहुंचने के लिए 7 अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना आए, कोई दिक्कत ना हो। और इस वक्त राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। छुट्टियों का सीजन है, बैकुंठ एकादशी है और साथ ही नए साल का आगमन, और इसी वजह से ये मौका खास हो जाता है। लगभग 30 लाख भक्तों के पहुंचने का अनुमान एक हफ्ते के अंदर लगाया जा रहा है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में साइबर ठगी का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग एप्लीकेशन गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के हिसार से की है। करीब 22 लाख की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। यह ठगी एक व्हाट्सएप ग्रुप स्टैंड चार्ट डायलॉग फोरम L7 के जरिए शेयर निवेश के नाम पर की गई है। आपको बता दें कि आरोपियों ने फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कराकर लोगों से उनमें पैसा निवेश करवाया।
आरोपियों से पूछताछ में कई बैंक अकाउंट्स का पता भी चला है। पुलिस अब इस फर्जीवाड़े की कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है और ये माना जा रहा है कि आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद खराब हो गई है, बेहद कम हो चली है और इसका सीधा असर उड़ानों पर पड़ रहा है। आज सुबह दिल्ली से उड़ान भरने वाली कई फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, जबकि कई सारे प्लेन जो हैं वो देरी से उड़ान भर रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली कई फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी गई हैं, जबकि कई फ्लाइट्स इस वक्त देरी से लैंड हो पाई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पटना, श्रीनगर, जयपुर, पुणे और हैदराबाद जैसी प्रमुख जगहों के लिए जाने वाली कई फ्लाइट्स तय समय से काफी देर से रवाना हुई, जबकि इन्हीं जगहों से दिल्ली आने वाली कई फ्लाइट्स देरी से एयरपोर्ट पर पहुंची हैं। कोहरे की वजह से उड़ानों में देरी हो रही है और इसकी वजह से यात्री परेशान हो रहे हैं, तो तय वक्त पर मंजिल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। यात्री अपनी फ्लाइट्स का इंतजार कर रहे हैं। इसी वजह से एयरपोर्ट की तरफ से भी ये एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करने के बाद ही आप एयरपोर्ट के लिए निकलें, क्योंकि इस वक्त मौसम खराब है। ऐसे में फ्लाइट्स पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से फ्लाइट्स पर कितना असर पड़ रहा है वो भी हम आपको बता दें। यात्रियों को क्योंकि परेशान होना पड़ रहा है, कम विजिबिलिटी की वजह से 5 उड़ानें रद्द की गई हैं। अब तक 122 प्लेन ने देरी से उड़ान भरी है, 71 प्लेन देरी से लैंड हुए हैं। आने वाली 8 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं जो दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी, उनको रद्द कर दिया गया। 16 उड़ानों को डाइवर्ट किया गया, यानी कि वो किसी और एयरपोर्ट पर लैंड कराई गई हैं। यात्रियों को लंबा इंतजार अब करना पड़ रहा है। और आइए अब बात करेंगे हरियाणा की, जहां के बहादुरगढ़ में कोहरे की वजह से बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली सोनीपत हाईवे पर घना कोहरा छाया हुआ है। हाईवे पर एक खराब कार पहले से खड़ी हुई थी और पीछे से आ रही कार ने उसमें टक्कर मार दी, क्योंकि विजिबिलिटी इतनी कम है कि आगे की जो गाड़ियां हैं वो दिखाई नहीं पड़ रही हैं। एक के बाद एक 2 कारों ने इस कार को टक्कर मार दी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, पहले से एक गाड़ी यहां पर खड़ी हुई थी, पीछे से आ रही एक कार ने टक्कर मारी और उसके पीछे से आ रही एक और कार ने इन दोनों गाड़ियों में टक्कर मार दी। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। ये काफी देर तक सड़क पर जाम के हालात बने रहे। इस हादसे में कुछ महिलाओं के घायल होने की जानकारी मिली है। घना कोहरा इस वक्त छाया हुआ है और इसी वजह से उत्तर भारत के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर हादसों की तस्वीरें सामने आ रही है। घने कोहरे की वजह से ये हालात ऐसे पैदा हो गए हैं। विजिबिलिटी कम है, लोगों से एहतियात बरतते हुए सड़क पर निकलने की हिदायत दी जा रही है। सड़कों पर चलना इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल हो चला है। तेज रफ्तार के साथ गाड़ी ना चलाएं, पार्किंग लाइट्स और फॉग लाइट्स इस्तेमाल करते हुए ही गाड़ी चलाएं और हॉर्न के जरिए आगाह करते रहें आगे पीछे वाली गाड़ियों को। ये लगातार जो एहतियात है उनको बरतते हुए ही आप रोड पर सफर के लिए निकलें। तीन गाड़ियों में ये जबरदस्त टक्कर हुई है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिली। काफी देर तक ये लंबा जाम लगा रहा। पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और इन कार्स को रास्ते से हटाया गया और एक बार फिर से जाम को खुलवाया गया। रास्ते को दुरुस्त करने की कोशिश यहां पर की गई है। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कोहरे और धुंध की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो लोग इस वक्त झेल रहे हैं। साथ ही साथ शीतलहर की मार भी इस वक्त लोगों को झेलनी पड़ रही है। जैसे जैसे पारा गिर रहा है वैसे वैसे कोहरे की दिक्कतें, प्रदूषण की दिक्कतें भी हो रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से जहां के कोस्टल रोड पर हादसा हुआ है। बेकाबू होकर 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में ड्राइवर समेत कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुछ तस्वीरें देखिए सामने आई है इस हादसे की। हादसे के चलते ट्रैफिक व्यवस्था बाधित हो गई। ये तस्वीरें आपके सामने कैसे पूरी की पूरी जो गाड़ी है वो पलटी हुई नजर आ रही है। कुछ टैक्सीज इसमें नजर आ रही है, एक प्राइवेट गाड़ी और 2 कमर्शियल गाड़ियां इस वीडियो में आ रही है नजर, जो कि एक के बाद एक तीनों गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में ड्राइवर समेत कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये दोनों ही गाड़ियां टैक्सी बताई जा रही हैं। तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयानक ये हादसा हुआ है, कितनी भीषण ये टक्कर हुई है। एक गाड़ी बीच में रुकती है और पीछे से आ रही गाड़ी उससे टकराती है और पीछे वाली गाड़ी भी टकराकर पलट जाती है।
बात करेंगे अब ग्रेटर नोएडा की, जहां पर एक सनकी आशिक बिजली के टावर पर चढ़ गया। दरअसल युवक की प्रेमिका ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। लड़की के घर वाले भी राजी नहीं थे। प्रेमी निराश होकर 50 फीट ऊंचे बिजली के टावर पर चढ़ गया। हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है। देखिए ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीरें। टावर पर जब लोगों ने युवक को देखा तो इलाके में अफरा तफरी मच गई। दादरी पुलिस को मौके पर बुलाया गया। घंटों ये हाई वोल्टेज ड्रामा ऐसे ही चलता रहा। बाद में पुलिस के समझाने पर युवक बिजली के टावर से नीचे उतरा। पुलिस अब युवक से पूछताछ कर रही है। और देखिए बिहार की राजधानी पटना में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर खाद्य विभाग की टीम ने सोमवार को छापामार कार्रवाई की और 500 किलो नकली पनीर जब्त कर लिया। जब्त किए गए पनीर को बनाने में घातक केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है, जो किसी को बहुत जल्दी बीमार कर सकता है। जांच के दौरान टीम ने पाया कि जब्त किया गया जो पनीर है उसमें कई केमिकल्स, घटिया पाउडर, पाम ऑयल का भी इस्तेमाल किया गया था। जांच के दौरान जैसे ही पनीर पर बीटाडीन डाला गया तो ये जो पनीर है वो काला पड़ गया। खाद्य विभाग की टीम इस घटिया पनीर को नए साल के जश्न में खपाने की तैयारी में थी, ऐसा खाद्य विभाग की टीम ने जानकारी साझा की है। साथ ही खाद्य विभाग की टीम की छापेमारी की खबर मिलते ही कई दुकानदार तो दुकान छोड़कर ही भाग गए। कई दुकानों से जब्त 100 लीटर नकली दूध को भी नष्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में घर के अंदर घरेलू गैस सिलेंडर फटने की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। धमाके की चपेट में आने की वजह से परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग भी दहशत में आ गए। सिलेंडर में ब्लास्ट का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जहां ब्लास्ट के बाद आग का गोला उठता दिखाई दिया। हादसे के वक्त सड़क पर मौजूद एक वक्त के लिए सब सहम गए। अफरा तफरी का माहौल बन गया। विस्फोट से 2 मंजिला मकान को नुकसान तो पहुंचा ही, लेकिन उससे दर्दनाक बात यह है कि घटना में कानूंगो समेत 3 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि सिलेंडर में धमाका तब हुआ जब घर की रसोई में खाना बनाया जा रहा था और रिसाव के चलते ये हादसा हो गया। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और पूरी कॉलोनी में शोक की लहर है। बात करते हैं राजस्थान की, जहां के जोधपुर में सरकारी छात्रावास का एक ऐसा सच सामने आया जिसने प्रशासन और शिक्षा व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। ये तस्वीरें ज्योतिबा फुले छात्रावास की बताई जा रही है, जहां धड़ल्ले से पापड़ बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही है। एक तरफ छात्रों के रहने के लिए कमरे हैं तो दूसरी तरफ कई सालों से यहां पापड़ी बड़ी बनाने का काम चल रहा है। ये मामला तब उजागर हुआ जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद एबीपी न्यूज की टीम ने वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? कौन हो? मैं बाहर से आया हूँ। तो ये आपको पता है छात्रावास कौन बनवाता है यहाँ पे बड़ी बड़ी? छात्रावास किसका ये मुझे नहीं पता। चौंकाने वाला मामला तब सामने आया जब अवैध तरीके से चल रही फैक्ट्री को लेकर अधिकारी भी अनजान हैं। प्रकरण जो है मेरे संज्ञान में नहीं है कि अभी किसी छात्रावास का किसी व्यवसायिक गतिविधि में कार्य लिया जा रहा है। अगर ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो पत्रावली के सम्यक अवलोकन के बाद जो है जिला स्तरीय टीम इसकी जाँच करेगी और आगे जो भी नियमानुसार विधिवत कार्रवाई है वो करेगी। छात्रावास में अवैध फैक्ट्री के संचालन का मामला अब कहां तक पहुंचेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन एबीपी न्यूज की पड़ताल से कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।